असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का आपने जो सपना देखा है उसको साकार करने के लिए आपने आज कटारा एकेडमी में एसएससी सीजीएल का फुल मॉक टेस्ट भी दिया। लेकिन उसमें जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं उनको सुधारने के लिए आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए और जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम लगा था उनको एग्जाम हॉल अप्रोच से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसके लिए कटारा एकेडमी आपके लिए लेकर आ रही है एसएससी सीजीएल फुल मॉक का एंटायर सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन को वॉच करना होगा और अपनी मिस्टेक्स को रिमूव करना होगा। जय हिंद। जय हिंद प्यारे साथियों, राधे राधे भाई सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं बेटा, ये एसएससी का फुल मॉक टेस्ट सॉल्यूशन रीजनिंग का पार्ट है। बहुत शानदार तरीके से आपने पेपर दिया होगा, बहुत शानदार आपका स्कोर रहा होगा। अपनी गलतियों पर आपको काम करना है और ये देखना है कि ये गलती हमारी दोबारा से कभी रिपीट ना हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जल्दी से फास्ट करते हैं, प्रयास करेंगे 15 मिनट से पहले ही हम अपने सॉल्यूशन को खत्म कर लें। बेटा 1 से 5 हुआ, 9 हुआ, फिर 15 हुआ, तो आप यहाँ डिफरेंस देखें, ट्रायंगल सब में दे ही रखा है। तो यहाँ बेटा 4 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का है, अब 6 का हुआ, तो आगे भी कितने का होगा 6 का, और 6 का होता है तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बाकी कोई ऑप्शन दूर तक भी लगते नहीं ऑप्शन में। अब देखो यहां पूछा है एट द रेट का अपोजिट, तो आप देखें पहले और दूसरे में तो एट द रेट ही कॉमन है, तो दूसरे और तीसरे में देख लेते हैं। भाई इन दोनों में एंड कॉमन है ना, दोनों में क्या कॉमन है, एंड। एंड से क्लॉकवाइज जाएंगे एट द रेट और इससे क्लॉकवाइज जाएंगे तो हैज आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बन जाता है हैज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हल्दी का जो रिलेशन मसाले से है, टर्मेरिक का स्पाइसी से जो रिलेशन है वही बताना है। अंजूर काजू, ये तो भाई सेम फल से हो गए, नहीं बनेगा। जायफल, चिली फ्लेक्स, ये भी नहीं बनेगा भाई साहब। खजूर, सूखे मेवे, बिल्कुल सही है। डेट्स जो आती हैं वो किस में आती है भाई, तो इसका जो पार्ट है वो किसके अंदर आता है, ड्राई फ्रूट्स को क्या बोल देते हैं, उसका एक पार्ट है, उसका एक भाग होता है, इसे डेट यानी खजूर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पूछा है हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज। एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज नहीं है, 2 से ज्यादा ना 2 से कम, एग्जैक्ट बोला है इसने। ठीक 2 भाषाएं बोल सकने वाले भाई साहब, 2 वाले एक तो 11 हैं बेटा, 2 वाले एक तो 2 ही हैं और एक 5 हैं। 5 और 2 7, 7 और 11 कितना हुआ 18, तो डी बन जाता है इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब। चलते हैं अगले पर। देखो भाई ए से सी हुआ प्लस का 2, सी से +2 करके ई आ सकता है क्योंकि यहां जी है फिर आई है, और ई अगर आता है तो 3 ऑप्शनों को अपने साथ में ले जाता है। राइट आंसर क्या बन गया भाई, ऑप्शन नंबर ए बन गया। इतना करने से काम चल रहा है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्वायर हैं। सर ये कितने का है, 2 का, ये कितने का है 5 का, ये कितने का है 11 का। भाई 2 5 11 क्या रिलेशन है इनमें, सर इनमें रिलेशन है प्राइम का। 2 के बाद 5 आया, 3 छोड़ दिया, 5 के बाद 11 आया, 7 को छोड़ दिया, अब 11 के बाद में 13 को छोड़ देंगे प्राइम, 19 का स्क्वायर कर देंगे, और 19 का जो स्क्वायर आता है मेरे लाल, 13 छोड़ के 17, सॉरी पहले क्या आएगा 17, 17 भी तो प्राइम नंबर है। 17 का स्क्वायर कितना आता है 289, इसका राइट आंसर है। इसके बाद में आप आगे जाएंगे, 17 के बाद में 19 छोड़ देंगे, फिर 23 का स्क्वायर है। 23 के बाद में 29 छोड़ देंगे, 31 का स्क्वायर है। राइट आंसर इसका बन जाता है भाई बी ऑप्शन। G7, 7 का स्क्वायर 49, U का स्क्वायर 441, M का स्क्वायर 169, तो W का कितना आएगा भाई, न तो ये बनता ना ये बनता ना ये बनता, राइट आंसर ए बनता। क्लियर है। तो इस तरीके से स्पीड में तुम्हें काम करना होगा। यहां देखना होता है टारगेट क्या है तुम्हारा। देखो यहां क्या कर लेंगे, 10 - 3 बराबर 7, और 7 का बेटा डबल कर देंगे तो 14। इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितने का आएगा भाई, 49 में 15 गए 34, 3 4 का डबल कितना होता है 6 8 होता है। 33 में से 19 गए 14, और 14 का डबल कितना होता है 28, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो भाई यहां पर ई से सी, सॉरी सी से ई आया, प्लस का 2 है, यहां पर +3 है, तो यहां +4 ही तो आएगा। 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे फिर 6 जोड़ेंगे 12 का, मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यूनिक है, और आपने किया होगा, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने गलत ही उड़ा दिया होगा ये, और बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया होगा। देखो भाई यहां से मुझे पता है आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यहां और यहां लॉजिक लगाओगे तो आप समझ पाएंगे। 3 का क्यू कर देंगे, कितना होगा 27, 327। 2 का क्यू कर देंगे, कितना होगा 8। 1 का क्यू 1, और 5 का क्यू कर देंगे 1 2 5, तो उससे पहले 1 2 3 5 आया है, तो 4 का क्यू 6 4,
तो राइट आंसर 464 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जाता है इसका सही आंसर। समझ गए? तो ऐसे प्रश्न भी हमें करने आने चाहिए। उत्पाद ए उत्पाद बी से 2 अधिक महंगा है, ये ए है मेरे दोस्त और ये बी है। बी से 2 महंगा है ना, बी को मैंने एक्स मान लिया, 2 महंगा है तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा भाई। ये आगे यदि उत्पाद ए की कीमत में उत्पाद बी की कीमत का 2 गुना यानी कि इसका डबल कर देंगे आप, और यानी एक्स का डबल कितना होता है भाई 2x होता है। 2 गुना वृद्धि कर दी जाए किसमें, ए की कीमत में। ए की कितनी परसेंट में, x प्लस 1, x प्लस 2 है, 2 गुना महंगा कर दिया और ये कीमत कितनी हो जाती है 17 हो जाती है। 2 को उधर ले जाएंगे 15, 2x और ये 1x कितना हुआ 3x। 3x का मान कितना हो जाएगा भाई 15 और x का मान कितना हो जाएगा बेटा 5। तो b का मान पूछेगा 5 है और a का पूछेगा 7 है। तो यहां पूछा है b की उत्पाद b की कीमत क्या है सर 5 है, और 5 का मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्टली आंसर। चलते हैं अगले पर। देखो भाई यहां पूछा है मिरर इमेज, कहां पर पूछा है भाई राइट में। तो आप अगर यहां दर्पण को लगा देते हैं तो ये एरो का फेस इधर डार्क भी आएगा इसमें। सर ये डार्क नहीं है, गलत है। एरो का फेस सेम डायरेक्शन में कभी नहीं हो सकता मेरे लाल मेरे पीलो। और ये हमारा जो पहले है ठीक है सर, ट्रायंगल का फेस ठीक है। अब देखो यहाँ ये लाइन स्ट्रेट है ना, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन पहले आएगी और यहाँ पार्ट देख रहे हैं ये कॉर्नर वाला है, तो सही जवाब जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाता है सही आंसर। काउंटिंग ऑफ फिगर का, और यहाँ ट्रायंगल पूछे कितने भाई। देखो ये लाइन यहाँ से यहाँ होती तो मैं बहुत जल्दी काउंट कर लेता, लेकिन ये लाइन ऐसे नहीं है तो काउंट करो भाई। यहाँ कितने होते हैं सर, सभी जानते हैं 3 होते हैं। अब एक साइड वाले काउंट कर लो। 3 के बाद में आप सबसे बड़े वाले की बात करते हैं ये वाला, तो बेटा कितने हो गए 4। एक यहां से यहां तक की बात कर लो 5, और एक बेटा यहां से यहां तक की बात कर लो कितने हो गए 6। इधर वाले पार्ट में 6 हैं। अब जाओ ऊपर वाले भाग में, 6 के बाद में अगर मैं कहता हूं आपसे तो ये वाला भी तो पार्ट है एक 7, एक छोटा सा ये भी तो बना हुआ है 8, एक दोनों को मिला के भी तो बना हुआ है 9, और एक पूरा यहां से यहां भी तो बना हुआ है 10, और 10 के बाद एक इन दोनों को मिला देंगे तो बेटा 11। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 11, इसका करेक्टली आंसर हो जाएगा। चलते हैं। देखो ये बहुत अच्छा सा मैथ का क्वेश्चन है। माइक्रोन, मीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर, सेंटीमीटर, इनको लगाना है एक सही ऑर्डर में। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा बेटा CHSL मेंस का जो पेपर हुआ है आपका 10 अप्रैल को, यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और CGL मेंस में भी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स होता है कि जहां लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ शब्द से एक क्वेश्चन तुम्हारा आता ही आता है, वो 3 नंबर दे के जाता है और 4-5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो भाई इसको अगर लगाना है, माइक्रोन सबसे छोटी यूनिट है, यानी 1 से स्टार्टिंग होगी और 1 से होती है, तो 2 ऑप्शन भाग गए। अच्छा तुम्हें कुछ भी नहीं आता सर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर मुझे नहीं पता इनमें क्या है, तो इतना तो समझ पा रहे होंगे माइल यानी जो मील है ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। अगर ये सबसे बड़ी है तो सबसे आखिरी में 3 आएगा, और 3 अगर लास्ट में आता है तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, और 3 मैंने ये पहले हटा दिया तो राइट आंसर भी हो जाता है। बाकी इनको लगाना है तो आप ऐसे लगाओ, माइक्रोन सबसे छोटी यूनिट है, माइक्रोन से बड़ी क्या है मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद बेटा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से बनता है मीटर, और मीटर से क्या बनता है भाई किलोमीटर, और किलोमीटर से क्या बनता है आपका माइल यानी कि मील। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा बी। 1 के बाद में 4 पर आए हम, 4 के बाद में 6 पर गए सेंटीमीटर पर, 6 के बाद में मीटर पर गए, बिल्कुल राइट है, और फिर बेटा हम कहां गए भाई किलोमीटर पर गए, बिल्कुल राइट है, 5 पर, फिर 3 पर, राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंगूर का जो रिलेशन फल से है भाई, अंगूर क्या है फल ही तो है, तो काली मिर्च का रिलेशन किससे होगा भाई, काली मिर्च क्या है ये भी तो एक क्या है मसाले है, स्पाइस के अंदर आएगा। ठीक है चलते हैं, पीपर बोलते हैं। ठीक है अगले की बात करते हैं। देखो भाई N से -2, O से -2, H से -2, T से -2, Y से -2, यहां हो रहा है भाई -2, तो M में से -2 करो बेटा, ना तो ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा, एक ही ऑप्शन है, हो गया बस सॉल्व। और H में से -2, T में से -2, Y में से -2, H में से और R में से -2, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। भाई देखो 6 का रिलेशन 252 से है, तो 6 का क्यूब करो प्लस 6 का स्क्वायर करो, यानी 2 16 प्लस 36 बराबर 52। वैसे ही 5 का क्यूब करो मेरे दोस्त, 5 का स्क्वायर करो, यानी 125 प्लस 25 बराबर 150। राइट आंसर ये हो जाता है। अब ये आकृति आपको देखनी है, रोटेशन अलाउ नहीं है, घुमा नहीं सकते आप। तो आप देख रहे हैं ये क्रॉस लाइन होनी चाहिए, क्रॉस लाइन यहां है, यहां पर नहीं है, यहां क्रॉस लाइन है लेकिन यहां बनने के चांस अपॉन की तरफ, यहां ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत है भाई।
और नहीं यहां बनेगा। राइट आंसर ये कैसे बनेगा सर बता देना एक बार। देखो यहां से और आप इसको ले जाओ स्ट्रेट ऐसे, एक ऊपर बन जाएगा एक नीचे बन जाएगा, तो ये बॉक्स हमारा बन के तैयार हो जाएगा यहां पर। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। अगले की बात करते हैं भाई। देखो जी से ई आया सर, ठीक है, और ई से एफ आया प्लस का 1, -2 + 1, -2 + 1, -2 और यहां भी -2 अगेन हो गया। राइट आंसर क्या हो गया भाई, 3 में बताना था, 3 एक जैसे ही एक लगे तो अलग बताना है, ठीक है। अगले की बात करते हैं। सभी कारें बसें, ऑल कार्स आर बसेस, ऑल कार्स, कार्स पर यहां वैल्यू 100 नहीं है, पहला वाला गलत है सर। कुछ बस ट्रक हैं, सम बसेस आर ट्रक, बस और ट्रक में कार से कार कैंसिल, वैल्यू 100 भी है, दूसरा वाला राइट है। अगले की बात कर लेते हैं भाई। सभी ट्रक बस हैं, सभी ऑल ट्रक्स आर बस, सभी ट्रक, ट्रक पर वैल्यू 100 नहीं तो ये भी नहीं बनेगा, तो ये भी गलत है। राइट आंसर इसका ओनली सेकंड फॉलो, और सेकंड का मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो ये ब्लड रिलेशन का है। मैंने आपसे कहा था कि इसकी ट्रिक ये है कि आप क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से करेंगे, और एच और डी का रिलेशन बताना है तुम्हें। तो एच यहां, डी यहां, प्लस का अर्थ होता है भाई क्या है, ए प्लस बी का मीन्स है सिस्टर यानी बहन, ठीक है भाई। और यहां दे रखा है, आगे देख लेते हैं, इनटू, और इनटू का मीन्स क्या दे रखा है भाई, इनटू का मीन्स है पुत्र, और प्लस का मीन्स बहन। लेकिन यहां जो रिलेशन है वो ध्यान रखना बी की तरफ जाएगा, बी की तरफ, इन दोनों में बी की तरफ है प्लस में, और कहां दे रखा है, इनटू में दे रखा है हमें, किसकी तरफ है, बी की तरफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी ये बहन है और ये भी किसी ना किसी का पुत्र है, इनटू का मीन्स पुत्र दे रखा है ना, तो ये किसी का, इसका ये पुत्र है और उस पुत्र की ये बहन है, तो इसकी भी कौन हुई, एक तरीके से पुत्री हुई, और ये इसकी कौन है भाई, बहन दे रखी है। लेकिन एच से बोला गया है, ठीक है, प्लस का मीन्स क्या दे रखा है, बी ए की बहन है, जो बी है वो दे रखी है ए की बहन, यानी एरो ऐसे चलने वाला यहां प्लस पर, तो ऐसे आप बना सकते हैं जी की जो बहन है वो कौन है भाई, डी है, ठीक है, और जी की बहन डी है, और इनटू का मीन्स दे रखा है पुत्र, और जो जी पुत्र है वो जे का पुत्र है, जे का ये पुत्र हो जाता है, ठीक है। और जे कौन है, एच की सिस्टर है, जे कौन है, एच की ये हो जाती है सिस्टर। तो अब हमसे ये पूछा है एच से, एच की ये कौन है, इसकी सिस्टर की ही तो ये पुत्री है, तो भांजी या भतीजी, और वो ऑप्शन कहां है भाई हमारा, ऑप्शन नंबर बी में आता है, केवल भतीजी भांजी का रिलेशन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखो भाई, इसको घुमा के ऐसे फोल्ड कर देंगे तो कैसा दिखाई देगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डेपिक्ट्स हाउ गिवन ट्रांसपेरेंट सीट, ट्रांसपेरेंट सीट है ये, पेपर बोर्ड अपीयर इफ इट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन, ऐसे फोल्ड कर दो, तो फोल्ड करेंगे लाइन ऐसे जाएगी, 2 लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए सर, यहां पर नहीं है, यहां तो है, यहां भी 2 लाइनें हैं और यहां भी हैं। अच्छा एक और चीज, ये लाइन ऐसे आ रही तो यहां ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, स्ट्रेट कंप्लीट लाइन जानी चाहिए भाई, स्ट्रेट, ये तो हट गया हमारा। अच्छा यहां पर देखा लाइन यहीं खत्म हो जाती है, गलत है, यहां भी लाइन जाती है, यहां भी, इन दोनों में डिफरेंस देख लो भाई क्या आ रहा है। तो डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं इनमें दोनों में, तो कॉर्नर से स्टार्टिंग होगी कि नहीं, यहां से, तो ये तो इधर गया ना, यहां से कोई लाइन इधर नहीं जाने वाली है, जैसे कि यहां पर ये दे रखा है हमारे इस वाले पॉइंट पर लाइन ऊपर से जाएगी, और यहां ये दोनों लाइनों को मिला दिया गया है, मिलेंगी नहीं भाई, ये मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाता है, सही जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर हमारा। समझ गए भाई, राइट आंसर क्या बन जाता है बेटा, डी ऑप्शन। चलते हैं, देखो भाई चारों में से 3 एक प्रकार से हैं, एक अलग है, बताना है तुम्हें, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत और झालरा पाटन। भाई देखो ये तीनों ही जो सिटी पढ़ते हैं ये किसके अंदर पढ़ते हैं भाई, गुजरात के अंदर पढ़ते हैं, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, झालरापाटन, आर यानी राजस्थान के अंदर आता है, ये आता है राजस्थान के अंदर, बाकी तीनों गुजरात के अंदर। राइट आंसर का डी ऑप्शन लगा देंगे आप सभी। इनमें बताना है आपको, क्या बताना है भाई, कि 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, वो आपको अलग का बताना है। 6 से 180 आया, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, 2 16 में से और 36 घटा देंगे, 180 मिलेगा तुम्हें। 5 के क्यूब यानी 125 में से और 25 घटाओ 100 आ जाएगा, सेम लॉजिक आ गया। 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर घटाएंगे 9 18 आएगा, लेकिन 4 के क्यूब यानी 64 में से और 4 का स्क्वायर 16 घटाएंगे तो 48 आएगा, लेकिन यहां 46 दे रखा है, तो राइट आंसर हमारा बी बन जाएगा।
अगले की बात करते हैं। देखो मैंने इस वाले प्रश्न के लिए तुम्हें बता रखी है स्पेशली ट्रिक। अब देखो ट्रिक से करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। और ट्रिक कहां लगती है आप सभी जानते हैं, डिवाइड पर और मल्टीप्लाई पर डिवाइड हमारी ट्रिक काम करती है। अब देखो कैसे काम करने वाली है, ध्यान देना सभी बच्चे। देखो भाई, अगर 3 को मैं 1 बना दूंगा तो 6 से डिवाइड नहीं होगा सर, गलत है। 3 को अगर मैं 6 बना दूंगा यहां पर तो 6 से 2 हो जाएगा भाई, 6 से 2 हो जाएगा। और यहां 3, ये भी डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो ये भी गलत है भाई हमारा। अब 2 को अगर 3 कर दें तो सर 2 और 3 हो जाएगा, तब भी गलत है। समझ गए ना, ट्रिक से ही 3 ऑप्शन हट गए, चौथा हमारा अपने आप सही है। और चेक भी करा सकते हैं। यहां 3 2 को करते हैं 6 तो 3 6 हो गया भाई, और यहां पर करते हैं डिवाइड बाई 2 प्लस 6 2 कर देंगे, चेंज हो जाएगा 6 का 2 माइनस 13 हो जाएगा, इनटू यहां पर बेटा 2 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26 हो गया बेटा माइनस का, और 36 में 2 से भाग देंगे 18 आएगा, और 62 भी जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, और 26 घटाएंगे 54 आएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक के अंदर बहुत शानदार सी ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये आपका सॉल्यूशन होता है। आपको बताना है कि हमारा ये वाले पेपर का लेवल कैसा रहा था, क्या अगली बार हम पेपर का लेवल बढ़ाएं, या कहां से किस तरीके से क्वेश्चन को और भी आप सजेशन अपना दे सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए जय हिंद, जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय हिंद। तो अभी मैं आपको जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, लगातार आप जान रहे हैं कि हमारे मॉक टेस्ट की जो सीरीज चल रही है उसमें जीएस का सॉल्यूशन आपको कराने जा रहा हूं। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ क्वेश्चन कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम टाइम में कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, कैसे क्वेश्चंस करना है, वो चीज़ आपको ये सॉल्यूशन देते हैं। तो जितने भी हमारे पुराने बच्चे हैं वो सब इस बात का ध्यान रखें कि भाई आपको रेगुलर बेसिस पर इसी तरीके से सॉल्यूशंस को पूरा देखना है, क्योंकि सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन का रास्ता तय कर रहे हैं। ये आपको एनालिसिस कंप्लीटली देते हैं कि हाँ भाई हमारे को यहाँ गलती कर रहे हैं और यहाँ इन चीज़ों पर हमें काम करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26। देखो अभी अगर हम देखें बादामी केव्स के बारे में क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं बादामी केव्स की बात करता हूं तो भाई आप जानते हैं कि बादामी जगह है और यहाँ पे गुफाएं हैं, और ये जगह भाई कर्नाटक में है। ये जगह कर्नाटक में है। हम बात भी करते हैं कि सर अगर हम देखें, आपको बताया होगा भाई चालुक्य और वतापी, बताया नहीं था क्या? चालुक्य और वतापी मतलब सीधे सीधे अगर हम वतापी के चालुक्य, वही तो आगे जाके बादामी बना था। तो चालुक्यों ने यहाँ पे बादामी जगह की बात करी थी, तो मौर्यन एम्पायर का तो कोई लेना देना है नहीं, केवल ये नाम हमको यहाँ से क्लियर कर देता है। अच्छा, महाराष्ट्र में ये गुफाएं हैं नहीं। अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं बी और सी। अच्छा, इसने बोला कि गुफाएं एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड हैं जैन तीर्थंकर को। देखो जनरली 4 गुफाएं, जिसमें शुरुआत की जो पहली, दूसरी और तीसरी जो गुफा है, हमको पता है कि टोटल 4 गुफाओं में जो शुरुआत की 3 गुफाएं हैं ना, वो विष्णु जी को और महादेव जी को समर्पित है। केवल एक चौथी गुफा है जो जैन धर्म को समर्पित है। हम मानते हैं कि सर चौथी जो गुफा है वो जैन धर्म को समर्पित है। बाकी की अगर हम देखें, लॉर्ड विष्णु एंड देन महादेव, इनको समर्पित है। लेकिन एक बात तो मेरे को समझ में आती है ना, एक्सक्लूसिव तो नहीं है। जब यहाँ पे इसने बोला विशेष रूप से, तो कहना गलत होगा। अगर विशेष रूप शब्द ना होता तो ठीक हो जाता है ये। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा मेरे भाई, ऑप्शन बी, कि अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल्स दर्शाते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर का दक्षिण भारत में। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। इसके बाद अगर हम देखें मुगल राजाओं के बारे में बताना है। देखो आप सबको पता है कि भाई बाबर राजा बना, सबसे पहले बाबर आया था, फिर बाबर का बेटा हुमायूं, एंड देन आफ्टर हुमायूं का बेटा अगर हम देखें यहाँ अकबर है, जो यहाँ इधर नहीं लिखा है, और अकबर का बेटा भाई जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां। तो एक क्रम है, तो इसके हिसाब से अकबर तो यहाँ पे है नहीं, तो 2 4 1 एंड 3, एंड 2 4 1 3 मतलब सही आंसर भाई ऑप्शन है। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अगर हम बात करें सर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, अब प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सरकार क्या करे। देखो ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ जनरल। बच्चे सोचते हैं सर ये नहीं पढ़े, तो सोचो ना इसके बारे में, हर चीज़ पढ़ के थोड़ी ना करनी होती है। अभी जैसे अगर हम देखें प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार डीजल कार बढ़ा रही है, अरे नहीं सर कम और कर दिए हैं। दूसरा अगर हम देखें, एक ऑप्शन इसने बोला कि सर रिमूविंग एमिशन नॉर्म्स की, अगर हम देखें जो हमारे गैसेस जो निकलती हैं गाड़ियों से, उन मापदंडों को हटा रही है, हटा नहीं रही, लगा रही है, नॉर्म्स लगा रही है, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, पुराने व्हीकल्स को प्रोत्साहित करे, पुराने व्हीकल्स को हटा रही है सरकार, चाह रही है नए व्हीकल्स आएँ, तो ये भी हटा दे, तो मतलब सही चीज़ है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। मतलब सर बिजली से चलने वाली गाड़ियों का प्रोत्साहन मिल रहा है, तभी तो आप ये देख रहे हैं जगह जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको नजर आते हैं। अभी आप जानते हैं सर ग्रीन रेवोल्यूशन ने गेहूं का उत्पादन बढ़ा दिया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। हरित क्रांति जो लगभग 1966 में आई थी, उसने ना, ग्रीन रेवोल्यूशन ने भाई वीट प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, सब जानते हैं।
अच्छा, फिर इसने बोला कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और इरिगेशन नई नई टेक्निक्स आई थी। हाँ देखो, इरिगेशन वैसे सिंचाई पहले से चलती आ रही थी, लेकिन जब हरित क्रांति आई तो उस समय पर सिंचाई की नई नई व्यवस्था दी गई, किसानों को ट्यूबवेल्स प्रोवाइड किए गए, जगह जगह ट्यूबवेल्स लगाए गए कि हाँ भाई आपका सिंचाई की व्यवस्था लगातार चलती रहनी चाहिए, तभी तो हरित क्रांति आ पाई। इसका मतलब इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दूसरा सही एक्सप्लेनेशन भी है। अगर मान के चलो, अगर अच्छी क्वालिटी के बीज ना होते, अच्छी क्वालिटी का इरिगेशन फैसिलिटी ना होता, तो इन दैट केस भाई हरित क्रांति का क्या ही मतलब रह जाता। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 30 भाई ज्योग्राफी का है। पहले इसने बोला रिफ्ट वैली, कि सर जो रिफ्ट वैली हमारे बनती है, जैसे अगर हम जाने सर इस तरीके से पहाड़ है और बीच में जो ऐसे हिस्सा धंस गया है यहाँ पे, इसको अपन लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो रिफ्ट वैली कब बनती है भाई? रिफ्ट वैली तब बनती है जब प्लेट आपस में ऐसे करके दूर जाते हैं, तो डाइवर्जेंट प्लेट्स में हमको रिफ्ट वैली नजर आती है। ठीक है, डाइवर्जेंट बोले तो भाई अपसारी में। अच्छा, आइलैंड आर्क, आइलैंड आर्क मतलब समझ रहे क्या? जनरली जैसे अगर हम बात करते हैं ऐसे करके यूरोप और एशिया, ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पे अगर हम देखें, आप देखते हैं यहाँ पे ना जापान है, इस तरीके से देख रहे हो ना, फिलीपींस हैं, तो आप ये देखना यहाँ पे आइलैंड के आर्क्स बनते हैं। तो सर आइलैंड के आर्क्स कब बनते हैं? जब जमीन आपस में ऐसे आके टकराती हैं, तो जब प्लेट आपस में टकराती हैं, कन्वर्जेंट होते हैं, तब आइलैंड आर्क्स बनते हैं। और भाई अगर हम देखें स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की, सर स्ट्राइक जो स्लिप हो जाती हैं चीज़ें, वो तब होती हैं जब प्लेट इस तरीके से चलती है, मतलब एक दूसरे के बराबर समांतर चलती हैं ऐसे करके। आपको पता है प्लेट तीन ही तरीके से चलती हैं, तो तीनों जगहों पे ये ऐसे ऐसे करके तीन चीज़ बनेंगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर मेरे भाई इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें सर, नेक्स्ट है अच्छा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अभी कालादान मल्टी प्रोजेक्ट किसको जोड़ रहा है? तो सर इंडिया को जोड़ रहा है। आप जानते हैं कि सर यहाँ पे ना इंडिया में, जैसे इंडिया है यहाँ पे, और अगर आप ये देखें यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे हमारा म्यांमार है, और यहाँ पे हमको सर यहाँ हमारा अगर हम देखें कोलकाता है, और इधर आपका म्यांमार है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सितवे पोर्ट है, सितवे बंदरगाह है, तो उस बंदरगाह से जोड़ने के लिए कालादान प्रोजेक्ट आया है। तो दरअसल ये म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है मेरे भाई? म्यांमार। अच्छा क्वेश्चन था ये ना, काफ़ी करंट अफेयर में रहा भी था ये, पिछले 2 साल तक बड़ी चर्चा में रहा है। अच्छा, 2014 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? खास करके शांति में नोबेल पुरस्कार। देखो नरेंद्र मोदी जी को आज तक मिला ही नहीं है, और ना मनमोहन सिंह साहब को मिला। इनको मिला था 2014 में। अच्छा, इनको मिला था 1998 में, लेकिन किस बात के लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। तो इसका सही आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी साहब। इजी ना? अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, इसने बोला कि कुचिपुड़ी जो डांस है वो आंध्र प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ था। हाँ सही बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। फिर इसने बोला कि इट इज़ ओनली परफॉर्म्ड बाय मैन। देखो अगर वॉज लगा होता तो एक बार को सोचते भी, लेकिन इट इज़ है, अभी ऐसा नहीं है। कुचिपुड़ी डांस हमको पता है कि आजकल मैन और वुमेन दोनों करते हैं, तो सही आंसर इसका ओनली वन है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें सर, जैसे आप जानते हैं हमारे हार्ट के ना 4 चैम्बर्स होते हैं। यू नो कि सर हमारे हार्ट के ना इस तरीके से 4 चैम्बर्स होते हैं। यू शुड नो कि सर हमारे हार्ट के ना इस तरीके से 4 चैम्बर होते हैं। अब उसमें आप जानते हैं कि सर लंग्स जो हमारे कनेक्ट होते हैं ना, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ से ऐसे करके ब्लड जाता है और ये ऐसे करके लंग्स तक पहुँचता है और फिर लंग्स से यहाँ पे आता है। तो इस वाले चैम्बर का नाम पूछ रहा है, तो इस वाले का नाम पूछ रहा है, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। एक बात तो कंफर्म हो जाती है, राइट वाला तो नहीं होगा, क्योंकि इस वाले चैम्बर की बात की है। तो सर ये कौन सा? बाया आलेंद है। ऊपर आलेंद होता है, नीचे नीला है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कॉटन टेक्सटाइल हमारे भारत में अच्छा खासा है। हाँ, कपड़े के कारखाने अच्छे खासे हैं। और दूसरा इस वजह से कि कॉटन की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हैं। हाँ बिल्कुल सर, हमारे भारत में ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। जैसे अगर हम देखें कपास के लिए क्या चाहिए होता है भाई? कपास के लिए जनरली रेनफॉल चाहिए होती है, बारिश चाहिए होती है। कितनी सर बारिश चाहिए होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर, और इतनी हमारे पास है। सर कपास के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और इतना हमारे भारत में होता है। सर कपास के लिए चाहिए 200 दिन से ज़्यादा फ्रॉस्ट ना पड़े, मतलब पारा ना पड़े, कम से कम 200 दिन 10 दिन तक लगातार, और ये हमारे देश में होता है। तो सारी स्थितियां हमको मिल जाती हैं, इसी वजह से तो कपास है। तो इसका मतलब दोनों सही हैं और दोनों सही एक्सप्लेनेशन भी है। अगर हम आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। हम भाई वाइस प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल होता है। और वो राज्यसभा में वोट तभी करता है जब आपका टाई हो जाए, अदरवाइज नहीं करता। जब दोनों तरफ वोट बराबर हो जाए तब उसे करना पड़ता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ें भाई, वरुण एक्सरसाइज। सब जानते हैं कि वरुण एक्सरसाइज किसके बीच में भाई? वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में है। इंडिया और फ्रांस के साथ एक शक्ति एक्सरसाइज भी है, बट नेवी का है, तो वरुण पूछा इसने।
अच्छा, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक, नाम से पता चल रहा है ये क्या दर्शाएगा? क्या लग रहा है ये कम साक्षरता दर्शाएगा? क्या मतलब है सर? विकास हो रहा है तो साक्षरता ज्यादा होगी। मुद्रास्फीति, महंगाई ज्यादा दिखाएगा? नहीं सर, महंगाई ज्यादा होगी तो फिर कैसा मानव विकास? और निम्न आय स्तरीय बताएगा गरीबी कितनी? अरे नहीं सर, दरअसल ये हमको बताता है हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन की उच्च शिक्षा, उच्च जो है हमारे जीवन प्रत्याशा क्या है और शिक्षा क्या है, तभी तो हमारा हायर डेवलपमेंट इंडेक्स बनेगा। नाम से पता चल रहा है, और कोई बच्चा कॉमन सेंस से ज़्यादा तो भी पता लगा लेता। अच्छा, नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल लेवल पर ये चेक करता है, ग्लोबल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर, कि हंगर की कंडीशन क्या है। और साथ ही साथ इसे ना वर्ल्ड वाइड और वेल्थ अगर हम देखें वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। हाँ सही बात है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगर हम देखें इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और साथ ही साथ बेल्ट हंगर लाइफ के द्वारा इसको जो है अगर हम देखें इसे रिलीज किया जाता, तो सही आंसर दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, अभी रिसेंटली ना फरवरी में अभी रिसेंटली ग्रैमी अवार्ड मिला, लेकिन किसके लिए? बेस्ट ऑडियो बुक नैरेटर और स्टोरी टेलिंग के लिए। तो ये किसको मिला भाई? दलाई लामा साहब को मिला है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आगे बढ़े सर, आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदल गया। हाँ बिल्कुल, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और उसका नाम पड़ गया श्री गुरु रविदास महाराज एयरपोर्ट। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट आप जानते हैं चंडीगढ़ का है। अच्छा, जीडीपी अगर हम देखें, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया। जीडीपी का मतलब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बता देते कि भाई आपके पास इतना पैसा है, लेकिन ये तो नहीं बताना कि किस किस के पास कितना पैसा है, क्योंकि जीडीपी टोटल आउटपुट बता देते हैं, इक्वालिटी नहीं बताते कि भाई किसके पास कितना है। तो इसका मतलब दोनों सही है, और आर सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता सकता। इसके बाद अगर हम देखें भाई इनमें से कौन सा सही है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, सही बात है, और राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकते हैं, नॉट एट ऑल। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा धन विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकते हैं, तो इसका मतलब केवल एक स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे योग के आइटम्स दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको योग के टर्म्स को ना कनेक्ट करना है। जैसे सर्टेनली अगर मैं बोलूँ सर आसन क्या होता है, सब पोस्चर को ही आसन बोलते हैं, इतने सारे आसन होते हैं तो आसन को ही पोस्चर कहते हैं। तो सर इसका मतलब फर्स्ट का तो सी है, तो ये गलत हो जाता है, ये गलत। अच्छा, प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम मतलब जो आप श्वास पर नियंत्रण रखते हैं, जो आप अपनी सांस पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम प्राणायाम कर रहे हैं। ध्यान का तो मतलब ही मेडिटेशन है, हिंदी में तो बड़ा आसान हो गया, ध्यान ध्यान लिखा हुआ है, तो सही आंसर मेरे भाई इसका डी है। समाधि का मतलब होता है पूर्ण तल्यता, कि आप सब चीज खो चुके हैं तो आप समाधि में बैठे हुए हैं, तो सही आंसर इसका ऑप्शन है। अच्छा, 1 एम्पियर करंट क्या होता है? देखो I इज इक्वल्स टू आप जानते हैं Q ओवर टी, मतलब सीधा है 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अच्छा, 1 सेकंड में चार्ज फ्लो कर रहा है तो ये तो खत्म हो गया, ये जूल वाला खत्म हो गया, वोल्ट खत्म हो गया। चार्ज क्या पता है? डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है 1 एम्पियर का मतलब ये होगा कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा, तो वही 1 एम्पियर होगा। अच्छा, एक तरफ फोक डांस दे रखे हैं और एक तरफ स्टेट। यक्षगान कर्नाटक का हाँ है, छऊ उड़ीसा का है, राउफ हिमाचल प्रदेश का नहीं सर, जम्मू कश्मीर का है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। और लाई हरोवा मणिपुर का है, तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। 1, 2 एंड 4। आगे बढ़ें क्या? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? पहला इसने बोला कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, नहीं सर, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करती है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर उसने बोला कि ट्रांसफॉर्मर जनरली डीसी करंट पे काम करता है, नहीं सर एसी पे काम करता है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म खो देती है जब उससे करंट पास होना बंद हो जाए, हाँ सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो मतलब ये है कि वो तब काम करेगी जब उसमें करंट पास होगा, नहीं तो नहीं करेगी। और लास्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, नहीं सर हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, मनी बिल धन विधेयक के लिए हमारे पास कौन सा आर्टिकल है भाई? 110 है, और इसने बोला धन विधेयक कहाँ पे लाया जा सकता है? लोकसभा में, तो सर्टेनली ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी मिनी रत्न का दर्जा किसको दिया था? तो भाई मिनी रत्न का दर्जा अभी किसको मिला है? यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिला है। इसी को मिनी रत्न जानते हैं ना, मिनी रत्न, नवरत्न, इनके कुछ कंडीशंस होती हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, ग्लोबल करप्शन एंड परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया के रैंक 2025 में क्या है? तो भ्रष्टाचार के मामले में मेरे भाई हम 91वें नंबर पे आए हैं। डेनमार्क की फर्स्ट रैंक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंट्री कौन सा है जिसमें सबसे कम करप्शन है, तो वो डेनमार्क है। 182 देशों में 91वें नंबर पे आए हैं, ठीक है।
तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना मेरे बेटा, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बट यह ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें लगातार देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इस रिदम को ऐसे बनाए रखें, लगातार सॉल्यूशंस देखें, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है कि कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के शानदार नेक्स्ट मॉक में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कटारा एकेडमी में। और आज आप लोगों ने एसएससी सीजीएल की फुल मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। संभवतः आपका एग्जाम बहुत शानदार होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस सॉल्यूशन में देखते हैं अपना मैथ्स के सेक्शन का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होल नंबर्स इज करेक्ट। होल नंबर्स के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो आप जानते हैं होल नंबर्स कौन होते हैं सर? 0, 1, 2, 3 ... इनफाइनाइट होते हैं। अब स्टेटमेंट देखें, होल नंबर्स आर द सेम नेचुरल नंबर्स। नहीं सर, नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर के साथ जीरो और होता है। होल नंबर्स इंक्लूड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो। बिल्कुल बात करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अ सम ऑफ एक्स अमाउंट्स टू दिस इन 2.5 years एट 12% पर एनम। यहां 10 मंथ्स के लिए बात हो रही है सर, 10 मंथ्स के लिए। अब आप ऐसे समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों कि 12% पर एनम है, तो 1% 1 मंथ के लिए, तो 10 मंथ्स के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और अब ये कैलकुलेट कीजिए, ये टोटल टाइम कितना हो रहा है सर? तो हमको पता चलता है सर 2.5 year का मतलब टोटल 30 मंथ्स होंगे क्या? और टोटल 30 मंथ्स होंगे तो मेरे प्यारे साथियों आप कह पाओगे कि 10 मंथ्स के टोटल 3 टर्म्स होंगे। जब 3 टर्म्स होते हैं तो 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। तो आप जानते हैं 10 से वैल्यू 11 हो जाती है, और 3 टर्म्स के लिए क्यूब कर दिया जाता है, तो आप कहेंगे कि 1000 से 1331 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है, वैल्यू कितनी हो रही है सर? 50,578 हो रही है। और हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? हमें प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आप कहेंगे 50578, ये जो वैल्यू है वो किसकी है? 1331। और हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है सर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों? जो भी आंसर आएगा जब हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या यहाँ पर 8 बन जाए 8, यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट 8 चाहिए या नहीं चाहिए? 000 साथ में आएगा और यूनिट डिजिट 8 आएगा, उसका कुछ भी हो सकता है सर। तो आप देख पाएंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ में 000 है और 8 के साथ आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज हम कंप्लीट कैलकुलेशन भी कर सकते थे। इस नंबर से जब डिवाइड करोगे तो ये 38 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा सर। ये 38 टाइम डिवाइड हो जाएगा, लेकिन करने में टाइम तो लगेगा ना। तो आप ये मैच कर सकते हैं। हाँ, मोर देन 1 ऑप्शन होते तो थोड़ा सा हम और कोशिश करते डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ में। आप जानते हैं जब हम बोट एंड स्ट्रीम की बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो स्पीड का डिफरेंस है उसका अगर हाफ कर दिया जाता है तो आपके पास में स्ट्रीम की स्पीड आ जाती है, जिसको हम कह देते हैं धारा की चाल। तो 16/2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 8 km/h। और नाव की चाल, बोट की जो स्पीड है वो पहले से गिवन है सर 15 km/h। अब क्या पूछ रहा है? अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम चलते हुए 2 आवर्स में, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है? स्पीड ऐड हो जाती है 23 2 जा 46 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड। देखिए जब इस क्वेश्चन की बात करेंगे ना तो या तो हमें वैल्यूज को ना वेरिएबल के फॉर्म में मानना पड़ेगा, या फिर हम बेस्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में क्या इसका मतलब 3/4 होगा, ये 1/2 होगा। क्या ये 100% है तो 1 यूनिट है, और ये 1/4 है। आप किसी भी ऑप्शन को यूज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा है कि सेलिंग प्राइस डबल कर दिया जाए तो प्रॉफिट 4 टाइम्स हो जाता है। तो देखें जरा, मेरा पहले कॉस्ट प्राइस अगर 4 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा सर? 7 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट है। अब देखो इन्होंने कहा सेलिंग प्राइस को, ये सीपी है और ये एसपी है, इसको डबल करोगे तो 14 हो जाएगा। यहां से प्रॉफिट कितने का था? 3 रुपए का। और ये जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम रहेगा। यहाँ कितने का हो रहा है? 10 का। क्या ये इसका 4 टाइम्स है? आप कहेंगे सर इसका 4 टाइम्स नहीं है। अगर 4 टाइम्स नहीं है तो फिर ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ 1/2 ऑप्शन यूज करते हैं जरा। 2 से 1 का प्रॉफिट है 3 हो गया, 3 का डबल करोगे 6 हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट 1 है और ये 2 ही रहेगा, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो क्या इसका ये 4 टाइम्स है? क्या इसका ये 4 टाइम्स हो रहा है? बताइए, क्या ये 1 का 4 टाइम्स है? यस सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। Water is flowing through a pipe into a tank at the rate of 40 liters per hour
एंड ड्रेन पाइप कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 15 आवर्स। एक ड्रेन पाइप है वो इसको 15 आवर्स में ड्रेन कर सकता है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनड द टैंक इज फिल्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है सर, द टैंक इज फिल्ड इन 25 आवर्स। बहुत ध्यान से समझें, मैंने कहा एक पाइप है जो क्या करता है, ड्रेन करता है, ड्रेन करता है सर 15 आवर्स में, और ए ड्रेन है, तो ड्रेन का मतलब मुझे नेगेटिव यूज करना है, बस इतना समझो, ये ड्रेन कर रहा है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और इसको कितना टाइम है, 25 है। आप समझ पा रहे हैं कि टोटल 75 क्या आ जाएगा, इनका टोटल वर्क आ जाएगा। आपने कहा सर 75 15 5 सा, ये नेगेटिव आएगा और ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे सर इसको। आप कह पाओगे कि ए की वैल्यू -5 है, -5 में ऐसा क्या नंबर ऐड किया गया होगा कि प्लस का 3 आया, तो आपने कहा सर 8 रहा होगा। बात क्लियर है क्या? इसका मतलब जो फिलिंग पाइप है उसकी जो कैपेसिटी है वो 8 है, तो इसको टाइम कितना लगेगा सर इसको फिल करने में, 75/8। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये क्या करता है, एक घंटे में कितना, 40 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 40, 5 5 25, 7 5 35, कितना लीटर सर कैपेसिटी आ जाएगी, 375। यहां देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, आप देखते हैं बहुत सारे शॉपकीपर्स, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में आपको ये डिस्काउंट देखने को मिलता है। कह रहा है बाई 3 गेट 4। जब बाई 3 गेट 4 है, इसका मतलब डिस्काउंट, समझते हो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, बाई 3 गेट 4 का मतलब है 4 का डिस्काउंट है कितने पर, टोटल कितनी अमाउंट की आर्टिकल्स हैं, तो 7 इंटू 100। ये ए की बात हो रही है सर। बी में क्या बताया गया है, बी में बताया गया है बाई 5 गेट 6 फ्री, तो 6 फ्री है और 6 + 5 11। अब देखो हमसे बोल क्या रहा है, ये समझो, ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, लेकिन हमसे क्या कह रहा है, विच स्कीम हैज़ दी मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कौन मैक्सिमम डिस्काउंट वाला परसेंटेज है। सर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, आप कुछ मत करिए, इन दोनों किसका, फ्रैक्शन का सर कंपैरिजन कर दीजिए। कंपैरिजन करना आपको बहुत अच्छा आता होगा। कंपैरिजन जब करोगे तो क्या बोलोगे, 11 4 जा 44, 7 6 जा 42, और ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये वाला डिस्काउंट बड़ा है, इसका मतलब ए वाला डिस्काउंट बड़ा है सर, ए वाला डिस्काउंट बड़ा है, ए वाला डिस्काउंट बड़ा है। द इजीएस्ट क्वेश्चन सर, 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है सर, तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 + 1 क्या होता है, 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहां पर मिल गया 1 + 1 2, इसका मतलब अब हो गया ये 1 + 3/2, दैट इज 5/2, दैट इज 5/2। मेरे प्यारे साथियों, जब भी ऐसे क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करते हैं तो आप ये देख पाते होंगे कि यहां x और y का कंपैरिजन पूछ रहा है। आप जानते हैं ना, इन दोनों को सम कर दीजिए, सम कर देंगे तो 8 हो जाएगा, सम करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 वाला पार्ट बड़ा है, इसका मतलब y की जो वैल्यू है, सर वो ग्रेटर है। किसकी वैल्यू ग्रेटर है, y की वैल्यू ग्रेटर है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शूट अप बाय 5%। क्या बोल रहा है, पेट्रोल की जो कीमत है वो 5% क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। और बढ़ने से पहले इसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी, 82 रुपीज थी। अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो एवरी मंथ 3045 किलोमीटर की क्या ट्रेवलिंग करता है, और उसकी जो कार है उसका माइलेज क्या है, 15 किलोमीटर पर लीटर। तो पहले आप समझो कि यहां इसको कितने टोटल लीटर की रिक्वायरमेंट है, तो यहां लीटर्स, टोटल जो फ्यूल है वो फ्यूल इसको कितना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन उसका माइलेज 15। आपने कहा सर 203 लीटर्स ऑफ उसको क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। अब कह रहा है पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी। अब ध्यान से सुनना, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति का जो मासिक खर्च है, मंथली जो एक्सपेंडिचर है, वो कितना बढ़ गया। केवल बढ़ा हुआ अमाउंट आपको फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताएंगे कि पहले 1 लीटर आता था 82 में, और अब क्या हो गया, 82 में नहीं आएगा, अब 5% बढ़ जाएगा। और 5% क्या होता है सर, आपने कहा सर 5% तो 1/20 होता है। बस इतने पार्ट को हमको सॉल्व करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। ये समझ में आया क्या सर? यहां आप कहेंगे कि सर 21/20 क्यों नहीं आया, क्योंकि सर वो पूछ रहा है कितना एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज एक्सपेंडिचर।
तो आप ये समझें कि 5% तो बढ़ रहा होगा, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप ये कह पाएंगे सर 2 से ये कैंसिल कर दीजिए 10 टाइम्स, 2 से ये नंबर 41 टाइम, 41 का 3 टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 कैरी है 83 डिवाइडेड बाई 10 होगा, तो ऑलमोस्ट जो आंसर है आपका वो क्या आ जाएगा 832। सर टाइम एंड वर्क में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी पैटर्न पर, और बहुत ही इजी पैटर्न है। क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 12 डेज, बी सी इन 15 डेज, सी ए इन 20 डेज। सबसे पहला वर्क क्या है, टोटल वर्क सपोज करना होगा। आपने कहा सर, अब क्या बोल रहा है, ए के लिए जानते हो और आप ए जहां जहां प्रेजेंट होता है उसको ऐड करते हैं। 5 + 3 8, 8 - 4 4, 4 का भी हाफ 2, 60/2 दैट इज 30 डेज। क्या आंसर आ जाएगा सर, 30 डेज। ये देखिए भाई, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के आपके पास में क्या क्या गिवन है सर, रूट्स गिवन है, और पूछा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए यहां एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी यूज करना होगा। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में क्या होती है। ये क्या होती है सर वैल्यू, ये वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जानते हो आप इस बात को। अब आप कहेंगे सर ये हमने इसी फॉर्म में क्यों फाइंड किया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। समझ आ रही बात। और b/a और c/a क्या है, ये सर हम वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे सर b/a, वो भी माइनस के साथ में, ये माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वैसे भी स्क्वायर होता तो प्लस हो ही जाना था। तो 11 का स्क्वायर आएगा यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 11 का स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा 121 आ जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ c/a। तो c/a का मतलब क्या होगा 18 अपॉन कुछ है नहीं, तो 121 माइनस 36, 121 माइनस 36, तो क्या हो जाएगा सर 6 5 11 हो जाएगा 85। क्या 85, समझ पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों यहां क्या बोला गया है, इफ x वेरीज इनवर्सली एज y³ - 1। जब इनवर्सली की बात है तो इसका मतलब है x1/x2 इक्वल टू y2/y1, और क्यूब के साथ में है, तो ये बता देते हैं हम आपको कि ये क्यूब -1 है और ये क्यूब है और ये -1 है। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ये समझते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से। अब जो जो यहां पर वैल्यूज गिवन है उनका यूज करते हैं सर। क्या क्या वैल्यूज गिवन है यहां देखेंगे। यहां वैल्यू हमारे पास कौन कौन है देखें। ये कह रहा है कि y1 है, ये x1 है, ये y2 है और ये x2 है। तो x2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है मेरे प्यारे साथियों। x1 की वैल्यू क्या है 6 है, और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी गुड। y2 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512 - 1 511, और y1 की वैल्यू 4 है, 4 का क्यूब 64 63 हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथियों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपने कहा सर 7 से ये नंबर 9 टाइम्स, और 7 से 7 7 जा 49, 7 3 जा। x2 की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो x2 की वैल्यू क्या हो जाती है, x2 की वैल्यू हो जाएगी 54/73। यहां पर पहले x को सॉल्व करना होगा, फिर x² + x - 1 9 की बात होगी। तो मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जब भी आप ऐसे नंबर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो रैशनलाइज्ड फैक्टर जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2 + √3 अपॉन a - b, a + b बन जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, इस टर्म को मैं लिख देता हूं, और जब मल्टीप्लाई किया होगा तो स्क्वायर रूट है, ये बन गया a + b, a - b, और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो ये आ गया सर डिनोमिनेटर का आंसर क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आप देख पाओगे कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 + √3, 2 + √3। x की वैल्यू आ जाती है सर 2 + √3। अब क्या कह रहा है ये, यहाँ पर बोल रहा है x², तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 3 7 + 4 √3। x की वैल्यू 2 + √3 देन -9। आप देख रहे हैं 7 + 2 9, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 + 1 5 √3।
5√3. In a team of 75 employees, the average monthly sales per employee is 1.8. If 30 junior employees average is this, what is the average monthly for the senior employees? Okay. पहले तो आप ये समझेंगे कि ये सब कुछ यहां पर गिवन नहीं है. ओके देखिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 75. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं सर? 75 हैं. उनमें से जूनियर बताए गए हैं और कुछ सीनियर बताए गए हैं. जूनियर जो बताए उनकी काउंटिंग कितनी है? 30 है. ये जूनियर 30 है, तो क्या सीनियर 45 हो जाएंगे? इनका रेशियो फाइंड कर सकते हैं. ओके, अब देखें, एवरी जो एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी है सर वो 1.8 है, जूनियर है उनकी 1.2 है, और सीनियर की हमें फाइंड करनी है. अब इसको हम एलिगेशन से सर सॉल्व करेंगे इजीली. इन दोनों का जो डिफरेंस है उस पर बात करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस पर बात करेंगे. उससे पहले हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं. 15 2 जा 15 3 जा. मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0.6. तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 0.6 है तो इसका 0.2 टाइम्स है, तो इसका 0.2 टाइम्स क्या हो जाएगा? 0.4. बीच वाला पार्ट एक से बड़ा है तो दूसरे से छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब 1.8 से ये जो वैल्यू है वो 0.4 ग्रेटर होगी, तो क्या हो जाएगी? 2.2 हो जाएगी. क्या हो जाएगी? 2.2 हो जाएगी. देखेंगे सर, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, आप जानते हैं a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए. और यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है. और आप ये बहुत अच्छी तरीके से भी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इनवर्स फंक्शन है. रिजल्ट क्या आ जाएगा सर? रिजल्ट आ जाएगा 1. ये देखेंगे सर, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, और अगर आप इसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम. यहां पर क्या बोला गया है सर? यहां बोला गया है कि एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 27 है और उसकी जो साइड है BC वो 9 गिवन है. हमने कहा ये A है, ये B है, ये C है, ये साइड 9 सेंटीमीटर गिवन है आपको. AD क्या है सर? एंगल बाइसेक्टर है. मेरे प्यारे साथियों, एंगल बाइसेक्टर का यहां पर इंट्रोडक्शन है. तो एंगल बाइसेक्टर जो है, एंगल बाइसेक्टर से कौन फॉर्म होता है सर? एंगल बाइसेक्टर से फॉर्म होता है इन सेंटर. अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये बताया गया सर ये है क्या? A और ये है AD. ये क्या है सर? AD है, ये D पॉइंट है, ये. और I क्या बताया गया सर? I बताया गया इन सेंटर, ये रहा इन सेंटर. अब कह रहा है DI ओवर IA. DI ये D से लेकर I तक मतलब ये वाला रेशियो, और I से लेकर ये वाला रेशियो बताना है. तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये समझना होगा पहले तो टोटल पेरीमीटर अगर 27 था तो 9 अगर यूनिट ये है तो इस साइड और इस साइड, इन दोनों साइड का जो सम है वो कितना रह जाएगा? वो रह जाएगा 18. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, डायरेक्ट रिलेशन समझेंगे. डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? ID ओवर IA. तो ID कहां पर है सर? BC पर. तो BC ओवर दोनों साइड जो है कौन कौन? AB प्लस AC. डायरेक्ट रिलेशन आपको समझना होगा. तो BC क्या होती है सर? BC 9 है और ये 18 है. हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 1:2. 1:2. A right circular cone is divided into 2 sections by a plane. राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है सर. तो जब राइट सर्कुलर कोन की बात करेगा तो आपको कुछ इस प्रकार से चीज़ों को देखना होगा. ये आपने लेट अस सपोज कोन फॉर्म कर दिया, और यहाँ पर एक प्लेन है जिससे इसको क्या किया गया है? जिससे सर इसको कट किया गया है. कट किया जाएगा. यहाँ पर एक और फॉर्म हो जाएगा क्या? कोन. ये बात आप समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से. ये आइडेंटिकल हो जाता है. आइडेंटिकल हो जाता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप 2 कोन देख सकते हैं और एक फ्रस्टम देख सकते हैं. अब हमें क्या बोला गया है? जिसमें फ्रस्टम और
स्मॉल जो कोन है उनके वॉल्यूम का रेशियो है। यहां बोला गया कि ये फ्रस्टम है, इसका वॉल्यूम 26 होगा तो ये वॉल्यूम 1 हो जाएगा। तो क्या इस कंप्लीट कोन का जो वॉल्यूम है वो 27 हो जाएगा और छोटे वाले जो कोन है उसका वॉल्यूम 1 हो जाएगा। यदि ये वॉल्यूम का रेशियो है सर, तो इसकी जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, हाइट है, रेडियस है या स्लांट हाइट है, उन सभी साइड्स का जो रेशियो आता है वन डायमेंशनल फिगर का, वो रेशियो इसका क्यूब रूट करने से आएगा। तो क्यूब रूट क्या आएगा? 3:1 आएगा। अब यहां क्या बोला गया ये देखें, तो कह रहा है कि छोटे शंकु की हाइट और पूरे शंकु की हाइट, तो छोटे शंकु की हाइट क्या आएगी? 1 आएगी, तो 1:3। क्या आंसर आ जाएगा सर? 1:3 आ जाएगा। ये देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां मिक्सचर का पार्ट है, क्या बोला गया है? 198 लीटर मिल्क एंड वाटर का रेशियो है जिसमें 5:4 है। मिल्क और वाटर किस रेशियो में सर? 5:4 के रेशियो में। और टोटल कितना लीटर है ये मिक्सचर? 198। अब इसमें से क्या किया गया? सबसे पहले 36 लीटर इसमें से आपने रिमूव किया। आप जानते हैं इस कुछ भी रिमूव करोगे तो उसी रेशियो में रिमूव होगा और उसी रेशियो में स्टोर रह जाएगा। और उसके स्थान पर वाटर आपने क्या कर दिया? इसमें मिला दिया है, ऐड कर दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये कहना चाहिए कि टोटल क्या अमाउंट है? 9 यूनिट है। अब 198 में से 36 माइनस कर दोगे तो क्या? 162। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 18। इसका मतलब क्या हुआ सर? 90 लीटर मिल्क रह जाएगा और 72 लीटर वाटर रह जाएगा। इतना पार्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें क्या आपने सर 36 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये 108 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम बात करते हैं, इन दोनों के रेशियो की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 18 5 90 एंड 18 6 108। इस रेशियो में अब रह गया। अब क्या कह रहा है? इसके बाद फिर से क्या कह रहा है? 44 लीटर मिक्सचर को फिर से इसमें से हमने रिमूव किया। अब 44 रिमूव करोगे तो इसी रेशियो में जाएगा वो भी। तो 11 की वैल्यू 44 हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। इसका मतलब सर यहाँ से 20 लीटर मिल्क आउट किया जाएगा और 24 लीटर वाटर। 90 में से 20 लीटर अगर मिल्क रिमूव हो गया तो 70 रह जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ बोला गया है कि 24 तो आप यहाँ से पहले रिमूव करेंगे और फिर 44 क्या करेंगे? ऐड करेंगे वाटर। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं हम कि 24 ये माइनस होगा और 44 प्लस होगा, तो टोटल क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा सर, रिजल्ट आएगा +20। +20 करोगे 108 + 20 दैट इज 128। 2 से कैंसिल हो जाएगा 35 टाइम्स और 2 से कैंसिल हो जाएगा 64 टाइम्स। 35:64। यहां पर देखेंगे सर क्या बोला गया है? द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? उनकी सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बोला गया है कि पेरीमीटर गिवन है और क्या है? XZ। देखो यहीं से डायरेक्ट आपको फिगर भी ड्रॉ नहीं करना। XZ का मतलब फर्स्ट और थर्ड साइड है XZ। तो यहाँ K और M की रिलेशन की बात होनी चाहिए, K और M। इसका मतलब X और Z का जो रेशियो आएगा वो KM के साथ आएगा और यही रेशियो उनकी पेरीमीटर का आएगा। तो यहां क्या क्या गिवन है? 42.2 अपॉन KM कितना गिवन है सर? A। और ये रेशियो किसका आएगा? करस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो होता है वो उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल भी होता है। तो पेरीमीटर का रेशियो क्या क्या आ गया? 211 अपॉन 60.5। सॉल्व कर लेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। पॉइंट रिमूव करते हैं सर, यहां पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। पॉइंट रिमूव करते हैं, यहां 1 और 0 आ जाएगी। 211 से ये नंबर कैंसिल हो जाता है 2 टाइम्स। सर 2 से ये नंबर कैंसिल हो जाता है 50 टाइम्स। मेरे प्यारे साथियों, हमें इजीली समझ में आ रही बात कि 5 से ये नंबर 10 टाइम्स और 5 से अगर कैंसिल करोगे तो 121 टाइम्स। 10 से कैंसिल हो जाएगा तो A की वैल्यू आ जाती है 12.1। A की वैल्यू क्या आ जाएगी? A की वैल्यू आ जाती है मेरे प्यारे साथियों 12.1। क्या आ जाती है? 12.1। क्या वैल्यू आ जाती है सर? 12.1। इज दैट क्लियर? देखिए भाई दोस्तों, क्या बोला गया है यहां पर? एवरी डे अ बॉय लीव्स हिज हाउस एट 6 AM एंड रीच हिज स्कूल एट 10 AM। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि 6 बजे चलता है और 10 बजे पहुंच जाता है। मतलब एवरी डे वो अपने स्कूल 4 आवर्स में 4 घंटों में पहुंच जाता है। वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 25% ट्रेवल करने के बाद में क्या हो जाता है? हिज साइकिल वॉज पंक्चर्ड। उसकी साइकिल पंक्चर हो जाती है और वो उस दिन
10:45 स्कूल पहुंचता है, मतलब एवरीडे जो पहुंच रहा था उससे 45 मिनट्स लेट पहुंचता है। मेरे प्यारे साथियों, पहले तो आपको ये समझना होगा कि डिस्टेंस कितनी है। तो आप ऐसे लेट कर सकते हो कि लेट अस सपोज जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। हमने लेट कर लिया सर, डिस्टेंस अगर क्या है सर, डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर है और 4 आवर्स में वो इसको ट्रेवल करता है, तो क्या इसकी स्पीड, क्या इसकी नॉर्मल जो स्पीड है एवरीडे की वो 25 किलोमीटर पर आवर होगी? यस और नो? अब मेरे प्यारे साथियों ये बताइए कि इस 100 किलोमीटर की डिस्टेंस का 25% क्या होगा? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 1 घंटे में करता है। तो इसका मतलब ये 1 आवर, 1 घंटा ट्रेवल करने के बाद में इसकी साइकिल क्या हो जाती है? पंक्चर हो जाती है। और क्या कह रहा है फिर आपसे सर? अब ये बताओ मुझे कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गई, कितनी रह गई? 75 किलोमीटर डिस्टेंस रह जाती है। और अब इसके पास टाइम कितना है सर? 1 घंटा तो इसने ले लिया है। कितने घंटे में से? अब ये पहुंच रहा है 10:45 पर, इसका मतलब 4 घंटे 45 मिनट में 1 घंटा ले चुका है। तो इसके पास बचे हैं सर 3 घंटे 45 मिनट। 45 मिनट को चेंज कर लिया जाए तो आप बोलोगे 15 थी 45, 15 चौके 60, 4 3 जा 12, 15/4। क्या बोलेंगे सर? 15/4। इसकी अब जो नई स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर होगी। पहले कितनी थी? 25। अब क्या बोला है इन्होंने? बोला है आफ्टर हिज साइकिल वॉज पंक्चर्ड व्हाट वॉज द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज स्पीड। तो कितनी स्पीड डिक्रीज कर गई बताओ जरा जल्दी से, जल्दी बताइए। 5 कितने से? 25 से, मल्टीप्लाइड बाई 100। आप देख पाएंगे 20%। क्या सर? 20% स्पीड क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। इन द गिवन पाई चार्ट इफ द नंबर इज टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, हाउ मेनी विजिटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया से टोटल कितने हमारे प्यारे विजिटर्स हैं जिन्होंने क्या किया है? इंडिया को विजिट किया है। तो आप ये देख पाएंगे ये टोटल 100% होना चाहिए। एग्जैक्टली 100% है। हाँ जी सर। अब अगर ये 100% है तो ऑस्ट्रेलिया का परसेंटेज क्या है? 34 है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? इन सभी नंबर का 34, इन सभी नंबर का आप देखोगे 34%। 165,7850 इंटू 34%। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यूनिट डिजिट वहां 0 है, तो 0 यूनिट डिजिट तो आ नहीं सकती क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब वो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अब ये दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, तो अभी ये 10 रह रहा है सर। अगर ये 10 रह रहा है तो आपको 5 से थोड़ा कैलकुलेशन करनी चाहिए। 17 2 जा और 2 से ये नंबर 5 टाइम्स। 5 से जब इस नंबर को कैंसिल करोगे, सब 5 से इस नंबर को कैंसिल करोगे तो आप बोलोगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 28, 5 5 जा 25, 7, देन 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। यहां पर देखेंगे सर, इन द गिवन पाई चार्ट फ्रॉम विच कंट्री टूरिस्ट हैव कम टू इंडिया मोर देन, देखे ध्यान से, टूरिस्ट कम टू इंडिया मोर देन इंडियंस गोइंग टू दैट कंट्री। इंडिया में लोग विजिट कर रहे हैं और इंडियंस भी विजिट कर रहे हैं। वो कह रहा है ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जहां पर भारतीयों से अधिक पर्यटक किस देश से भारत में आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत इजीली दिखाई दे जाएगा। टू इंडिया का मतलब है इंडिया में आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से 34% आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में 20% इंडियंस जा रहे हैं। वो कह रहा है कितने ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब ये वाला करेक्ट होगा। अफ्रीका में इंडियंस जो जा रहे हैं वो 7% आ रहे हैं और अफ्रीका से जो आ रहे हैं हमारे यहाँ वो 10% आ रहे हैं, मतलब ये भी करेक्ट हो गया। लेकिन यूरोप में सर 31 जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर ज़्यादा जा रहे हैं, और यूएसए में भी 42 है, तो ये भी ज़्यादा जा रहे हैं। तो दो ऐसी कंट्री हैं, कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ स्फेरिकल टैंक इज फिल्ड विद वाटर। एक स्फेरिकल टैंक है, आप जानते हैं स्फीयर है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6 मीटर। रेडियस गिवन है सर। द टैंक इज यूज टू फिल सिलेंड्रिकल कंटेनर्स ईच विद द रेडियस 1 मीटर एंड हाइट इज 12 मीटर्स। क्या बोला जा रहा है सर? बहुत ध्यान से
समझने की रिक्वायरमेंट है। ये कह रहा है कि कितने कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट है, कैसे कंटेनर है, कंटेनर कैसे है सर, कंटेनर है सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल कंटेनर से स्फीयर को फिल करना है, स्फीयर के वॉल्यूम को कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल पुट करते हैं। तो आप जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्या है सर, यहाँ पर आर का मतलब रेडियस है, और रेडियस कितनी गिवन है 6 का क्यूब 216 इक्वल टू सिलेंडर का क्यूब क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर, रेडियस कितना है सर, रेडियस गिवन है यहाँ पर, रेडियस गिवन है 1 स्क्वायर 1 होगा, और एच क्या है सर 12 है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत इजीली 4 से ये नंबर कैंसिल हो जाता है 3 टाइम्स, 3 से ये नंबर कैंसिल हो जाएगा 72 टाइम्स और 24 टाइम्स। तो यहां पर कितने सिलेंड्रिकल कंटेनर है सर, 24 कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये देखेंगे सर रीसेंट एग्जाम में बहुत लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और यहां पर देखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करेंगे, बहुत इजी है लेकिन लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा है कि कितना टफ क्वेश्चन रहा होगा। क्या बोल रहा है सर, दो संख्याओं का आपको HCF गिवन है और HCF की क्या कंडीशन है, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 1/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो क्या जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर HCF का 5th टाइम हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर का 5th टाइम HCF है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा HCF का 5 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही जब सेकंड नंबर कैलकुलेट करोगे तो क्या बोला गया है, 1/3 ऑफ द सेकंड नंबर, तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, जो सेकंड नंबर है वो HCF का 3 टाइम्स हो जाएगा। इसका अगर 1/3 करोगे तो ये HCF आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है सर, ये कह रहा है द HCF ऑफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स करोगे, इसका 3 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा 15 HCF। और क्या बोल रहा है 5 टाइम्स द सेकेंड नंबर, इसका 5 टाइम्स करोगे तब भी क्या आएगा 15 HCF आएगा। और इन दोनों नंबर का अब हमें HCF कैलकुलेट करना है। आप जानते हो इन दोनों नंबर का HCF कैलकुलेट करोगे तो दोनों में कॉमन कौन है, 15 कॉमन है, और दोनों में HCF वर्ड कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये इसका HCF आ जाएगा। लेकिन अब इन्होंने एक बात और बोली है, और वो क्या है, जो HCF है वो क्या है सर, HCF इज अ 2 डिजिट प्राइम नंबर। अब 2 डिजिट प्राइम नंबर तो 11 से स्टार्ट हो जाते हैं। अब कौन सा प्राइम नंबर है हमें नहीं पता, लेकिन जब HCF कैलकुलेट करोगे तो आपको 15 भी लेना पड़ेगा, और कौन लेना पड़ेगा, HCF भी लेना पड़ेगा। और 15 क्या है सर, 15 है 3 × 5 × HCF, और जो HCF है वो भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो ये किसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 3 प्राइम नंबर्स का, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 3 प्राइम नंबर्स का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है सर, यहां पर बोला जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 2 डिपॉजिट्स of 5,000 each invested for 2 years, first at 5% is simple interest and second at the same interest compounded annually। यहां पर क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात है और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आता है सर, इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है। तो अगर आप ये कहोगे कि 5,000 का 5% कैलकुलेट किया जाए तो 250 आएगा, और इसका 5% कैलकुलेट और कर लीजिए तो आप कहेंगे सर 12.5 आएगा। क्या आएगा सर, 12.5 आएगा। यही तो डिफरेंस आएगा। ये रहा मेरे प्यारे साथियों आज के इस SSC CGL फुल मॉक टेस्ट स्कोर बूस्टर सीरीज 135 का सॉल्यूशन। कैसा रहा आपका एग्जाम, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या और सजेशन चाहते हैं SSC CGL एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपका अपना संस्थान कटारा एकेडमी आपके लिए क्या और नए फीचर्स ऐड कर सकता है, वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, हम सॉल्यूशन कर लेते हैं अपना SSC CGL फुल मॉक टेस्ट यानी 135 का। तो आप सभी लोग बड़े प्यार से सॉल्यूशन को देखेंगे और यह चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक गए और कहाँ आपने गलतियाँ की हैं। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन जो दे रखा है समझते हैं इसे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सेंटेंस इज प्रोवाइडेड इन डायरेक्ट स्पीच, यानी ये नरेशन का सवाल है और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए। यहाँ दे रखा है, कन्हैया सेड टू मी डू यू वांट टू सिंग। आप देख पा रहे हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर सेड टू दे रखा है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है।
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं, अगर वो प्रेजेंट का होगा तो पास्ट का हो जाएगा। एक बात, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करें, यहाँ दे रखा है हेल्पिंग वर्ब डू। अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम उसको इफ से स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। तो देख लेते हैं, यहाँ सेट टू दे रखा है, इंक्वायरस कर रखा है, यानी टेंस चेंज नहीं कर रखा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। कन्हैया सेट दे रखा है, सेट टू को हम बदलते हैं जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो आस्क में बदल लेते हैं। यहाँ सेट दे रखा है, यहाँ भी सेट दे रखा है, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी, कन्हैया आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू सिंग, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वॉइस का सवाल है, डिड यू हियर दैट नॉइज। आपको यहाँ पर दे रखा है डिड, और याद रखें जब एक्टिव से पैसे बनाते हैं कभी भी तो हम टेंस चेंज नहीं करते, टेंस हमारा वही रहता है जो एक्टिव वॉइस में होता है या पैसिव वॉइस में होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। यहाँ लिखा हुआ है डिड यू हियर दैट नॉइज, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए पहली बात। पास्ट का इंडेफिनिट डिड लगा हुआ तो पास्ट का ही होना चाहिए। ये आपका देखें तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कहाँ से हो गया, ये प्रेजेंट कहाँ से आ गया, ठीक है ना, और ये हैज कहाँ से आ गया, प्रेजेंट। आंसर हो जाएगा हमारा डी, वॉज डैट नॉइज हर्ड बाई यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सवाल और है, चेंज इन पैसिव वॉइस में चेंज करा रहा है। यह कह रहा है यहाँ पर द एक्सप्लोजन कॉज्ड सीरियस डैमेज, कॉज दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हम क्या काम करेंगे, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हमें चाहिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट का इंडेफिनिट दे रखा है, ठीक है ना, तो हम उसे वॉज वर्ब बी2 से बदल लेते हैं। तो समझते हैं, पास्ट है तो पास्ट ही होना चाहिए, पहली बात ये गलत हो गया क्योंकि हैज बीन दे रखा है ना यहाँ पर, ये तो प्रेजेंट का हो गया, ठीक है। पास्ट का पास्ट ही होना चाहिए, मैंने कहा ना टेंस चेंज नहीं होता। यहाँ पर हैज बीन दे रखा है, यहाँ भी टेंस चेंज कर दिया, हैड बीन दे रखा है, यहाँ भी टेंस चेंज कर दिया, यानी सी भी ऑप्शन गलत हो गया, डी भी ऑप्शन गलत हो गया, आंसर हो गया बी, सीरियस डैमेज वॉज कॉज्ड बाय द एक्सप्लोजन इन यूक्रेन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अरेंजमेंट का सवाल यहाँ आपसे पूछा गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, ठीक है ना। आपको ये क्या करना है, अरेंज करना है। देखो मेरे दोस्तों, बात करते हैं साफ सीधी, क्या आप जब कभी भी अरेंज करते हैं तो कोशिश ये करो कि आप सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करो, यानी जो प्रिसाइज जो आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो कहाँ पर है। आप ये जो इट लगा रहे हो प्रोनाउन, इस इट के लिए कहीं ना कहीं तो आपने सब्जेक्ट लिख रखा होगा, कहीं ना कहीं तो आपने नाउन का यूज कर रखा होगा। ये इट आया किसके लिए, है ना, ये आपने हिज लिख रखा है, हिज, ठीक है, हिज मेसोलियम जो आपने लिख रखा है, ये हिज किसके लिए आया, हिज किसी पर्सन के लिए आया, वो पर्सन कौन है। तो ये बात तो हिज से भी स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए, ना ए से स्टार्टिंग होनी चाहिए, ना डी से स्टार्टिंग होनी चाहिए, सारे कुछ सी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। देखो वैसे भी सी हुआंगडी वॉज द फाउंडर ऑफ, ठीक है ना, क्यून डायनेस्टी एंड वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनिफाइड चाइना इन 221 BC, ठीक है ना। हिज मेसोलियन, अब हमें नाम मिल गया सी हुआंगडी, ठीक है ना, वो एक फाउंडर था, ठीक है ना, फाउंडर था डायनेस्टी का, एंड वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनाइटेड चाइना का, चाइना का पहला यूनिफाइड क्या था, रूलर था। हिज मौसोलियम, हिज मौसोलियम का मतलब होता है उसकी जो कब्र है वो वॉज रिसेंटली डिस्कवर, उसकी कब्र को डिस्कवर किया गया था 1974 में चाइनीज पीजेंट्स के द्वारा, यानी सी के बाद में डी आना चाहिए क्योंकि वो इसके बारे में बता रहा है, ठीक है ना। फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं, सी के बाद डी देखो जरा कहाँ पर है, सी के बाद डी आपका एक ही ऑप्शन है, ए वाला। कौन सा ऑप्शन है भाई आपका, ए वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अरेंजमेंट का सवाल है। आप यहाँ भी कह रहे हो इट रेगुलेट्स, ये रेगुलेट करता है, ये कौन सी चीज़ है रेगुलेट करती है, इट किसके लिए लगा रहे हो आप ये बता दो पहले। फिर कह रहा है इट ओनली रिक्वायर्स, इसको केवल ज़रूरत होती है, ये इट कौन है, किसको ज़रूरत होती है, यहाँ से भी स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। फिर ये इट रेगुलेट्स, ये रेगुलेट करता है, क्या चीज़ है जो रेगुलेट करती है हमें नहीं पता, इसका मतलब सी में देखिएगा द फिजिकल बेनिफिट्स, जो फिजिकल बेनिफिट्स हैं योगा के कैन बी इंजॉय, तो बात योगा की चल रही है, योगा के लिए इट 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 आ रहा है ये, तो फिजिकल बेनिफिट्स हैं योगा के, उनको इंजॉय किया जा सकता है लाइफ टाइम के लिए बिना रिस्क के और बिना इंजरी के। फिर क्या कह रहा है ये,
इट ओनली रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस, यानी योगा को जरूरत पड़ती है फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस की, यानी कहीं ना कहीं सी के बाद बी आना चाहिए। सी के बाद बी दे रखा है भाई, सी के स्टार्टिंग ही सी से होनी चाहिए हमारी, सी से स्टार्टिंग हो जाए, सी वाला एक ही ऑप्शन है वो है बी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ही हैड टू प्रिपेयर फॉर हिज कॉम्पिटिशन, यानी फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग है आपको उसे फाइंड आउट करना है मेरे दोस्तों, करेक्ट स्पेलिंग को। ही हैड टू प्रिपेयर, याद रखना हैज टू और हैव टू और हैड टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही हैड टू प्रिपेयर फॉर हिज कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन की सही स्पेलिंग क्या होगी? COMPETITION, COMPETITION, यानी कॉम्पिटिशन की सही स्पेलिंग हो जाएगी डी। कौन सी सही स्पेलिंग हो जाएगी मेरे दोस्तों? डी, COMPETITION। कॉम्पिटिशन को हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिस्पर्धा। क्या बोल देते हैं इसको? प्रतिस्पर्धा हम इसको बोल देते हैं, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना, प्रतियोगिता। चलिए, गेट इनटू हॉट वाटर, ये आपका ईडियम पूछा है। गेट इनटू हॉट वाटर, इस ईडियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परेशानी में होना। क्या मतलब होता है मेरे दोस्तों इसका? परेशानी में होना। आप इसको इन डीप वाटर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इन डीप वाटर, ठीक है ना, इन डीप वाटर भी कह सकते हो। इन डीप वाटर का मतलब भी होता है परेशानी में होना। क्या होता है? परेशानी में होना। आप इसको इन अ फिक्स भी कह सकते हो। इन अ फिक्स का मतलब भी होता है परेशानी में होना, ठीक है, और आप इसको इन ट्रबल भी कह सकते हो। इन ट्रबल का मतलब भी होता है परेशानी में होना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपके? तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला एक और इडियम दे रखा है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कुछ ऐसा जो अचानक से होता है और बड़ा नुकसानदायक होता है। कोई ऐसी घटना जो अचानक से घटती है और नुकसानदायक होती है, उसे बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसे हम आउट ऑफ द ब्लू भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू भी हम इसको बोल देते हैं। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब भी होता है ऐसी घटना जो अचानक से घटती है, ठीक है। इसके लिए एक शब्द और आ जाता है, कम एज अ सरप्राइज। कम एज अ सरप्राइज का मतलब भी यही होता है। कम एज अ सरप्राइज का क्या मतलब होता है? अचानक से किसी घटना का घटना। सर आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इरेशनल फियर ऑफ वाटर, पानी से लगने वाले डर को हम बोल देते हैं मेरे दोस्तों हाइड्रोफोबिया। मैं क्लस्ट्रोफोबिया की बात करते हैं तो ये बंद जगह का डर होता है। बंद जगह से जो डर लगता है हमको, ठीक है, बंद जगह का जो डर होता है उसे बोल देते हैं हम क्लस्ट्रोफोबिया। कैकोफोबिया कहते हैं हम बदसूरती का डर, अगलीनेस का डर, ठीक है, जो अगलीनेस कुरूपता का डर होता है उसे कैकोफोबिया बोल देते हैं। एक्रोफोबिया हमारा होता है हाइट का फियर, HEIGHT, हाइट का जो फियर। फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ। फोबिया का मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? फियर ऑफ। इसका मतलब हो जाता है फियर ऑफ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, समवन हु इज रिजर्व एंड साई, एक ऐसा व्यक्ति जो रिजर्व है और साई है, शर्मीला है, उसे हम क्या कहेंगे? ऐसा व्यक्ति कहलाता है इंट्रोवर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में घुल मिल के रहना नहीं चाहता, अकेला थकेला रहता है, कम बोलता चालता है, शर्मीला टाइप का है, ऐसे व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जो इन में रहता है। इनका मतलब अपने ही अंदर रहता है। सोफर की बात करते हैं तो ये कैब ड्राइवर होता है, एक ऐसा ड्राइवर जो दूसरों की गाड़ी चलाता है और साथ ही साथ दूसरों की गाड़ी चलाने के साथ साथ और भी उनकी हेल्प करता है, दरवाज़ा खोलना, चीज़ों को मैनेज करना, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सोफर, ठीक है। इसकी स्पेलिंग एरर पेपर में पूछी जाती है, ध्यान रखना, CHAUFFEUR आता है। एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामाजिक व्यक्ति होता है, ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा इंट्रोवर्ट का, ठीक है ना, जो बाहर मिलनसार टाइप का होता है। टॉकेटिव होता है कम्युनिकेटिव टाइप, ये दोनों लगभग एक सिनोनिम से ही हैं। टॉकेटिव कहते हैं गैरुलस को, जो बातूनी होता है। कैसा होता है? गैरुलस, जो बातूनी होता है। जो वर्डी होता है, वर्डी जो वर्बोज होता है, क्या होता है? वर्बोज होता है। ये सब आपके टॉकेटिव हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, रूबी गेव हर मदर अ हग एंड ऑफर टू नीड द फ्लोरा। फ्लोरा हम कहते हैं वनस्पति को,
फ्लोरा हम किसको बोल देते हैं मेरे भाई, वनस्पति को बोल देते हैं, ठीक है ना। और वहीं फ्लोर की हम बात करें तो ये फ्लोर आपका होता है, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, जैसे हम बोल देते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, फ्लोर हो जाता है मेरे दोस्तों। क्या हो जाता है ये आपका फ्लोर। जैसे आप मंजिल या फर्श बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, फर्श बोल देते हैं, या मंजिल बोल देते हैं, तल बोल देते हैं। फ्लेवर आपका टेस्ट होता है किसी चीज़ का, जैसे आप टेस्ट ऑफ, ठीक है, समथिंग फ्लेवर हो जाता है। फ्लोर आपका होता है भाई मेरे, क्या होता है, आटा, ठीक है ना। तो यहाँ बात किसकी की गई है, नीड का मतलब गूंथना होता है, क्या गूंथना, आटा गूंथना। तो यहाँ पे फ्लोर की बात की गई है, तो ये हो जाएगा आपका आटा, ठीक है, कॉर्न फ्लोर, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। द मदर कुड नॉट, द मदर कुड नॉट, कुड के कुड है हमारी मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद में मेरे दोस्तों हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर चलते हैं, बेस फॉर्म लेकर चलते हैं। मदर कुड नॉट क्या, बेयर, बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, इसका मतलब क्या होता है, अनकवर्ड, बिना ढका हुआ, ठीक है ना। बेयर का मतलब होता है सहन करना, BEAR, बियर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सहन करना। एक इसका मतलब होता है एंडूर, सहन करना, ठीक है ना। और एक इसका मतलब क्या होता है, ये वाइल्ड एनिमल भी होता है, जंगली जानवर भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर यही निकल के आ रहा है, सहन करना। ये बियर आप जानते हैं क्या होता है, ये आपकी बियर यानी जो आप बियर पीते हैं वो बियर हो गई। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बियर, ठीक है ना, सहन करना। माताजी सहन नहीं कर सकी, एंडोर नहीं कर सकी ऐसी इंसल्ट को फ्रॉम हर सन, अपने बेटे से जो उसने दूसरों के साथ में इंसल्ट की थी। आंसर डी हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर इन्फीरियर दे रखा है, इसका एंटोनिम आपसे पूछा। इन्फीरियर है तो कहीं बात सुपीरियर की चल रही है, सुपीरियर इसका एंटो हो जाएगा। ब्यूटीफुल बहुत आसान शब्द है। मीडियोकर कहते हैं नॉट वेरी गुड, नाइदर वेरी गुड नॉर वेरी बैड, ना बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना ही बहुत बुरा है, उसे बोलते हैं मीडियोकर, ठीक है ना। आंसर हो गया हमारा वहाँ सुपीरियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपैशनेट। कंपैशनेट कहते हैं उस व्यक्ति को जो होता है दयालु, जिसे बोलते हैं आप काइंड बोल देते हैं। इसका आपको एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम हो जाएगा इसका क्रूअल, ठीक है ना। ये आपका क्रूअल हो जाएगा, जिसे आप ब्रूटल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ब्रूटल। जिससे आप फींड भी कह सकते हैं, फींड, फींड भी बड़ा प्यारा शब्द है, FIEND। फींड का मतलब भी होता है क्रूअल इंसान, ठीक है। कॉन्फिडेंट कहते हैं हम उस व्यक्ति को जो होता है श्योर चीज़ों को लेकर के, कॉन्फिडेंट के साथ में ऑफ जरूर आता है, ध्यान रखना। हार्डवर्क कहते हैं उस व्यक्ति को जो मेहनती होता है, इंडस्ट्रियस होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इंडस्ट्रियस मेहनती होता है उसे हार्डवर्किंग कहते हैं। डिसिप्लिन्ड कहते हैं जो कि अनुशासित होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थ्रेट। थ्रेट कहते हैं हम किसी रिस्क या खतरे को, ठीक है, तो यह थ्रेट हो जाएगा। सजेशन कोई होती है हिंट आपकी, सजेशन हम किसी हिंट को बोल देते हैं। अटेंशन कहते हैं हीट को, ठीक है ना, अटेंशन ध्यान देना। प्रूफ आप जानते ही हैं। एम्पल का मतलब होता है किसी चीज़ की भरमार होना। एम्पल का मतलब होता है क्या, एनफ। क्या होता है, एम्पल का मतलब एनफ होता है। आप इसे अबंडेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब भी होता है एनफ। आप इसे सफिशिएंट भी कह सकते हैं। सिनोनिम आपसे पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना। स्पार्स का मतलब होता है नॉट इनफ। इसका मतलब हो जाता है नॉट इनफ, जो पर्याप्त नहीं है, कमी है, लिमिटेड है, स्कार्स है, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, सफिशिएंट। समझ में आ रही है बात मेरे दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं और अगला है नो लेस देन 8। याद रखना एक डिटर्मिनर होता है जिसे बोलते हैं नो लेस देन, ये डिटर्मिनर होता है। और एक होता है नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन, ये ध्यान रखना है आपको। एक होता है नो लेस देन, एक होता है नो फ्यूअर देन। नो लेस देन के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है मेरे बच्चों। नो फ्यूअर देन के बाद में आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। यहाँ पर दे रखे हैं 8 पेडेस्ट्रियंस यानी PCN दे रखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ लेस देन ना आकर के आना चाहिए फ्यूअर देन, तो ये हो जाएगा नो फ्यूअर देन। आंसर आपका हो जाएगा सी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ दे रखा है क्वेश्चन, शानदार है। कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज द सिटी पार्क। जब दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हम किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड एक्ट करता है कंजंक्शन का, और उसके जस्ट बाद आता है आपका सब्जेक्ट।
ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर वेयर लिखा है, ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, आना चाहिए ठीक ठीक यहाँ पर सब्जेक्ट द सिटी पार्क और यह हो जाना चाहिए इज। तो कैन यू प्लीज टेल मी वेयर द सिटी पार्क इज, वेयर द सिटी पार्क इज, सही आंसर आपका ए हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ ही विल कम अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम। याद रखेंगे जब कभी भी हम इफ के साथ, इफ से, अनलेस से, अनटिल से जब कोई क्लॉज स्टार्ट करते हैं, या एज सून एज से, ठीक है ना, या एज लॉन्ग एज से, जब इनसे हम कोई भी क्लॉज स्टार्ट करते हैं तो याद रखना उस क्लॉज में हम कभी भी विल सेल का यूज नहीं करते, यानी इन क्लॉज को कभी भी हम फ्यूचर में लेके नहीं चलते। तो यहाँ पर आप रिमेंबर विल नहीं लगाएंगे, यहाँ होना चाहिए था इफ ही कम्स अर्ली। तो गलती हो गई हमारी, ए पार्ट में विल नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना। कंडीशनल क्लॉज जो होती है इफ वाली क्लॉज, उस कंडीशनल क्लॉज में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसमें हम कभी फ्यूचर का यूज नहीं करते, विल सेल का यूज नहीं करते। आगे बात करते हैं। द पुलिस रिलीज अ स्टेटमेंट सेइंग दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक। विशेष का मतलब जानते हैं आप, वायोलेंट होता है मेरे दोस्तों, क्या हो जाता है, वायोलेंट। याद रखना मुझे बड़ा प्यारा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। वन ऑफ के बाद में हमेशा आता है प्लुरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। आपने लिखा वन ऑफ, इसके बाद में नाउन चाहिए प्लुरल, नाउन है आपका अटैक, अटैक नहीं क्या आना चाहिए था, अटैक्स। अटैक का प्लुरल क्या होता, अटैक्स। तो दिक्कत कहाँ होगी हमारी, दिक्कत होगी अटैक नहीं अटैक्स होना चाहिए था, तो यहाँ पर अटैक्स होना चाहिए था। बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको चेंज करना पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द पुलिस टू वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दोज राइट्स। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द पुलिस, ये ऑलरेडी सेंटेंस आपका दे रखा है किसमें, पैसिव वॉइस में, और हमें इसका एक्टिव बनाना है मेरे दोस्तों। क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। याद रखना जब कभी भी हम टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके चलते हैं, इन्फिनिटिव बनाते हैं, तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव होता है। कैसा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना। ये सेंटेंस अच्छा ऑर्डर्ड करके दे रखा है ना, ये सेंटेंस आपका मेरे दोस्तों किसका है, नरेशन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एक्टिव नहीं, ये नरेशन का हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, नरेशन का हो जाएगा। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, देखिए कैसे बनाएंगे आप इसको। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू देयर राइट्स। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट एंड पुट टू एंड। यहाँ देखो पहले क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड। ये देखो पहले पुट एन एंड, यहाँ पुट एन एंड दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ बी वाले में पुट एन एंड नहीं दे रखा, ये इसलिए गलत हो गया। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दीज। क्या दीज का दोज दे रखा है, दे रखा है, ये हो जाएगा दीज, ये आंसर हो सकता है। फिर भी देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट टू पुट एन एंड, द पुट एन एंड टू दोज राइट्स, या टू दोज राइट्स दे रखा है, यहाँ पुट एन एंड टू नहीं दे रखा, तो ये भी गलत हो गया। यानी बी और डी आपके गलत हो गए। द ए और सी में से देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट, ठीक है, वर्क ऑल नाइट। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू देयर राइट्स। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, देयर दे रखा है, पर यहाँ पर देयर नहीं दोष दे रखा है, तो यहाँ पर आना चाहिए था दीज। पुट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टोल्ड द पुलिस वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दीज। दीज का दोज होता है ना, तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर देयर दे रखा है, दीज नहीं दे रखा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भाई। अब दे रखा है आपका पैसेज। पैसेज बड़ा प्यारा है, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आप आई होप, मुझे लगता है आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है क्या, चलो देख लेते हैं भाई। देखिए एक बार इसे ध्यान से, यहाँ पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पैसेज तो बड़ा है, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है।
इन 2019 हाउ मैनी इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड, यानी 2019 में कितने इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड गए। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश में गए। कहाँ गए? विदेश में। 5.17 लाख, 5.86 लाख एंड 4.54 लाख एंड 4.44 लाख। पहले यहाँ देख लेते हैं, तो ये संख्या ही देख लो पहले। देखो यहाँ दे रखा है 4.44 लाख, यहाँ पर 7.5 लाख, इस तरीके से कुछ एक चीज़ें दे रखी हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड। द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज हैज इंक्रीज बाई 68.79% in the first year, according to data provided by the Minister of State in the Ministry of Education, सुभाष सरकार। एज पर द डेटा प्रोवाइडेड, जो डेटा प्रोवाइड किया गया है उनके द्वारा इन द लोकसभा में, द नंबर ऑफ इंडियन इनरोल, जो इंडियन का जो नंबर है जो इनरोल किया गया है, पंजीकृत किया गया इन फॉरेन, ठीक है, वेरिटीज़ में, ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, जो यूनिवर्सिटीज़ में नंबर उनका जो नामांकित किया गया है वो हो गया है, इंक्रीज हो गया कितना? 4.44 लाख इन 2021 टू 7.5 लाख इन 2022। आगे क्या कह रहा है देखो जरा ध्यान से। नेक्स्ट ये यहाँ पर कह रहा है ही क्लैरिफाइड डेट, उन्होंने क्लैरिफाई किया है डेट वाइल द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मेंटेन डिपार्चर एंड अराइवल डेटा ऑफ इंडियंस, देयर इज नो इंडेक्स फॉर कैप्चरिंग द कैटेगरी ऑफ इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है ना। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर इतना दे रखा है 5.17 लाख, इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। तो अभी यहाँ बात करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के इसका आंसर मिलेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पर्पज ऑफ इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन इज कैप्चर्ड मैनुअली बेस्ड आइदर ऑन देयर वर्बल डिस्क्लोजर और द टाइप ऑफ वीजा ऑफ द डेस्टिनेशन कंट्री प्रोड्यूस्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन क्लियरेंस। सरकार सेड अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री, सरकार ने कहा है, क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड, जो डेटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया है उसके अनुसार द नंबर ऑफ इंडियन नेशंस इंक्रीज फ्रॉम 4.54 लाख टू इन इतना 4.54 lakh in 2017 to 5.17 lakh in 2018. There was a significant increase in 2019 as well, with 5.86 lakh students flying out of the country. देखो यहीं पर जिक्र चल रहा है यहाँ पर कि जो डेटा प्रोवाइड किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, उनमें इंडियन का जो नंबर है, ठीक है ना, जो बड़ा है, ठीक है ना, वो कितना बड़ा है? 4.54 lakhs in 2017 to 5.70 lakh in 2018। ठीक है ना। तो बात यहाँ पर कर रहा है, देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ये एक बड़ा इंक्रीज है इन 2019। ठीक है ना। अब बात 2019 की कर रहा है ना, देखो 2019 यहाँ पर इधर आ गया। तो एज वेल विद 5.86 लाख स्टूडेंट्स फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट वेरी पॉपुलर विद इंडियन स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है ना, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, स्टडीज के लिए। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से देश दे रखे हैं, यहाँ पर देख तो पढ़ लेते हैं भाई, पढ़ के ही पता चलेगा। आगे कह रहा है हाउ एवर ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, ठीक है, हालांकि कोविड पेंडेमिक के दौरान द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो ड्रास्टिक डिप, यानी पेंडेमिक को, यानी कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान एक बड़ी गिरावट देखी गई। एज ओनली 2.59 लाख, यानी 2.59 लाख स्टूडेंट्स ही केवल वहाँ पर गए हुए थे, रजिस्टर किए हुए थे। वाइल द नंबर कंटिन्यू टू रिमेन नो, और जो संख्या आती है वो रिमेन यानी उतनी ही बनी रही। इट्स ओवर स्लाइट इंक्रीज इन, और फिर हमने ये एक इंक्रीज देखा, कब देखा? 2021 में।
कितना इंक्रीज हुआ था विथ 4.4 लाख, यानी 4 लाख से ज़्यादा, ठीक है ना, इंक्रीज यहाँ पर हो गया था, रजिस्ट्रेशन वहाँ पाए गए। हाउएवर द नंबर हैज सिग्निफिकेंट जम्प्ड, ठीक है ना भाई, एक सेकंड जरा देखते हैं, हाँ, हाउएवर द नंबर हैज सिग्निफिकेंटली जम्प टू 7.5 लाख इन 2022, हालांकि ये जो नंबर है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली जंप हो गया, बढ़ गया, इसमें उछाला आ गया, कितना उछाल आया, 7.5 लाख, यानी 7.5 लाख 2022 में। द रिपोर्ट्स फ्रॉम सम ऑफ द पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन सच एज द यूएस, ठीक है, यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जिक्र हो रहा है यूएस का, यूके का और ऑस्ट्रेलिया का। फॉर द यूके द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट स्टेट दैट 1.27731, ठीक है ना, वीजाज वर ग्रांटेड टू इंडियन स्टूडेंट्स इन September 2022 एन इंक्रीज ऑफ 93,470, ठीक है ना, इधर यहाँ दे रखा है प्लस 273% अगेंस्ट 34,261 इन 2019। देखिए अभी अगर हम बात करें यहाँ पर केवल कंट्रीज की बात करें तो जिक्र केवल यहाँ पर यूएस का हो रखा है, यूके का हो रखा है, ऑस्ट्रेलिया का रखा है, तो यहाँ बात चाइना की नहीं चल रही है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाना चाहिए, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीजाज फॉर स्टडी इन यूके, हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है, कि जो छात्रों की जो संख्या है वीजा को पाने वाली, ठीक है, स्टडीज के लिए यूके में क्या है, तो देखिए ये क्या बता के चलते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फ्रॉम द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, या फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, या फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीजाज, तो आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर यहाँ बात चल रही है कुछ इस तरीके से, इधर देख लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। हाउएवर नंबर ऑफ द, यहाँ पर इधर बात करते हैं, यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। फॉर द यूके द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स, यहाँ से देखिए इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स स्टेट्स दैट वीजाज वर ग्रांटेड, तो बात आ रही है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स यानी इमिग्रेशन रिपोर्ट की बात आ रही है, तो सही आपका जो आंसर हो जाना चाहिए बी वाला होना चाहिए, यानी बी। एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं आगे। सर आगे क्या कहना चाह रहा है ये, द पैसेज इज मेनली अबाउट, पैसेज मुख्यतः किस चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पर, इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस टू यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडियंस इनरोल इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इंडियंस गोइंग टू अमेरिका फॉर हाई स्टडीज़, या इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर हाई स्टडीज़। तो बात ओवरऑल कही जा रही है द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़ हैज़ इंक्रीज, यानी कहीं ना कहीं बात हायर स्टडीज़ की चल रही है, जो विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो सर आपका यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फुल मॉक सॉल्यूशन हो गया है। आप अपनी तैयारी चेक करते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद आप सभी को। ये रहा आज के एसएससी सीजीएल के फुल मॉक का सॉल्यूशन। कैसा रहा सॉल्यूशन, क्या रहा आपका स्कोर, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। के साथ साथ में आप अपने सजेशंस भी यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। ऐसा सॉल्यूशन एवरी टाइम आपके साथ में कंडक्टेड बना रहे। क्या कटारा एकेडमी की पूरी टीम आपके एग्जाम होने तक इसी प्रकार से आपके साथ कनेक्टेड बनी रहे और मेहनत करती रहे, तो क्या आपको जल्दी से जल्दी सफलता नहीं मिल जाएगी? आप जल्दी से जल्दी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनकर हमारे देश का नाम रोशन जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।